Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 18 July 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question. The nurse knows that 60 years old female patient susceptibility to osteoporosis is most likely related to. आप एज अ नर्स इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि 60 इयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट में ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क फैक्टर या इम्पॉर्टेंट कॉज क्या हो सकता है? ऑप्शन ए जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, ऑप्शन बी लैक ऑफ एक्सरसाइज, ऑप्शन सी हार्मोनल डिस्टर्बेंस, ऑप्शन डी लैक ऑफ कैल्शियम. The right answer is option C, हार्मोनल डिस्टर्बेंस. हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि 45 इयर्स के बाद वुमेन में मेनोपॉज देखने को मिलता है और इस मेनोपॉज के कारण फीमेल में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन की कमी हो जाती है. एस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी होने के बाद बोन का जो मॉडलिंग प्रोसेस है वो तेज़ी से होने लगता है, यानी कि बोन रीएब्जॉर्प्शन जो है वो तेज़ी से होने लगता है एज़ कंपेयर टू इट्स फॉर्मेशन. यानी बोन जिस रफ्तार से बन रही है उससे कहीं ज़्यादा तेज रफ्तार से इसका हास होने लगता है, रीएब्जॉर्प्शन होने लगता है, लॉस होने लगता है. और इसी वजह से 45 इयर्स के बाद एस्ट्रोजन की कमी के कारण वुमेन की जो बोन्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस डेवलपमेंट होने की संभावना रहती है. जैसे मान लीजिए ये किसी क्लाइंट की बोन है, ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन होने पर इस बोन में जगह जगह छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं. बेसिकली ये होल इस जगहों से कैल्शियम के बाहर निकल जाने के कारण बन जाते हैं और इन्हीं कैल्शियम से बने होल्स की कारण जो बोन है वो कमज़ोर हो जाती है और थोड़ी सी भी चोट लगने पर इसमें फ्रैक्चर देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एडोलेसेंट गर्ल्स डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इज. किसी एडोलेसेंट गर्ल में डेली कितना प्रोटीन रिक्वायर होता है? 40 से 45 ग्राम, 45 टू 60 ग्राम्स, 30 से 45 ग्राम, 50 से 60 ग्राम. The right answer is option B, 45 to 60 grams. एडोलेसेंट एज का मतलब है 11 से लेकर 19 साल तक के बच्चे. इस एज को हम चाइल्डहुड एज और अडल्टहुड एज के बीच की एज मानते हैं. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी अडल्ट पर्सन के अंदर डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना होता है तो आप बताएंगे 0.8 ग्राम पर केजी पर डे. अगर आप इस वैल्यू को याद नहीं रख सकते तो रफली इसे 1 ग्राम पर केजी पर डे के रूप में भी याद रख सकते हैं. प्रीवियस एग्जाम में ये चीज़ पूछी गई है, इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. जीन पेजेट्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल. जीन पेजेट की जो थ्योरी है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड थी? ऑप्शन ए साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी मोरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी साइको सोशल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी कॉग्निटिव डेवलपमेंट. The right answer is option D, cognitive development. जीन पीजेट की जो थ्योरी है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बेस्ड थी. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं
जिसमें सबसे पहले है कि थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसके द्वारा दी गई थी, तो आप बताएंगे जीन पेजेट के द्वारा। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी, तो आप बताएंगे सिगमंड फ्रेड के द्वारा। साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी, तो आप बताएंगे एरिक एरिक्सन के द्वारा। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकमेंडेड प्रोटीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। प्रेगनेंसी के दौरान हर दिन कितना प्रोटीन लेना आवश्यक है, 60 ग्राम्स, 14 ग्राम्स, 32 ग्राम्स या 75 ग्राम्स। The right answer is option D, 75 grams. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के द्वारा प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट मदर को, प्रेग्नेंट वुमेन को हर दिन 75 से 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए। 75 से 100 ग्राम प्रोटीन हर दिन लेना आवश्यक है। प्रोटीन positively affects the growth of fetal tissue include the brain। प्रोटीन अगर प्रेगनेंसी के दौरान पर्याप्त मात्रा में लिया जाता है तो इससे जो फीटस का निर्माण हो रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से हो पाता है और बच्चे का जो ब्रेन है वो भी प्रॉपरली डेवलप हो पाता है। इट इज़ ऑल्सो helps your breast and uterine tissue to grow during pregnancy and it plays role in your increasing blood supply। प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान वुमेन के ब्रेस्ट और यूट्राइन टिश्यूज़ के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए भी इसेंशियल है। साथ ही साथ प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा लेने से वुमेन में ब्लड सप्लाई भी प्रॉपर बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेसेंटा शुड बी डिलीवर विद इन हाउ मैनी मिनट्स आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी। बच्चे की डिलीवरी होने के बाद प्लेसेंटा कितने मिनट में डिलीवर हो जाना चाहिए, 30 मिनट्स, 5 मिनट्स, 45 मिनट्स या फिर 60 मिनट्स। The right answer is option A, 30 minutes। लेबर की थर्ड स्टेज को हम प्लेसेंटल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। प्लेसेंटल स्टेज वह स्टेज है जिसमें बच्चे की डिलीवरी होने के बाद प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। लेबर को हम 3 स्टेजेस में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट स्टेज जो है ट्रू लेबर पेन से शुरू होकर सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर डायलेट होने तक होती है। सेकंड स्टेज में बच्चे की डिलीवरी होती है और थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा सेपरेट होकर डिलीवर होता है। अगर अपन इसकी एग्जैक्ट ड्यूरेशन की बात करें तो याद रखिएगा, अगर किसी वुमेन में नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो बच्चे के जन्म के बाद 5 से 15 मिनट के अंदर अंदर प्लेसेंटा सेपरेट होकर एक्सपेल आउट हो जाता है। चाहे वो प्रीमी ग्रेविडा हो चाहे मल्टी ग्रेविडा हो, दोनों में इस स्टेज की जो ड्यूरेशन है वो सेम रहती है। इसके अलावा यदि एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि आप किसी वुमेन में एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर कर रहे हैं तो उसमें प्लेसेंटा की डिलीवरी बच्चे की डिलीवरी के बाद कितने मिनट में होगी, तो आप बताएंगे 5 मिनट्स में। एक्टिव मैनेजमेंट के दौरान 5 मिनट में ही प्लेसेंटा एक्सपेल आउट हो जाता है, अदरवाइज 15 मिनट तक लग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल वियरिंग ग्लव्स फर्स्ट ग्लव नीड टू बी वॉर्न इन विच हैंड। जब आप ग्लव्स पहनते हैं तो सबसे पहले किस हाथ में अपना ग्लव पहनेंगे, किसी भी हाथ में, डोमिनेंट हैंड में, नॉन डोमिनेंट हैंड में या फिर हमेशा राइट हैंड में। The right answer is option C, in non-dominant hand।
नॉन डोमिनेंट हैंड का मतलब होता है हमारा वह हाथ जिससे हम कम काम करते हैं। जैसे कि मैं राइट हैंडेड पर्सन हूँ तो मेरा डोमिनेंट हैंड राइट हैंड है। इस राइट हैंड से ही मैं अपने ज़्यादातर काम जैसे लिखना, खाना आदि करता हूँ। तो जब भी मैं ग्लव पहनूंगा तो मैं पहले अपने नॉन डोमिनेंट हैंड यानी कि अपने लेफ्ट हैंड में ग्लव पहनूंगा और फिर राइट हैंड में जो कि मेरा डोमिनेंट हैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीरॉयड हार्मोन आर मेनली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर मिनरल्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में दो इम्पॉर्टेंट काम करता है। सबसे पहला, ये सेल वॉल की सिंथेसिस हेतु इसेंशियल है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके निर्माण हेतु कोलेस्ट्रॉल इसेंशियल माना जाता है। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल स्टीरॉयड हार्मोन का फॉर्मेशन भी करवाता है। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 mg/dl तक होना चाहिए। अगर बॉडी में 200 mg/dl तक कोलेस्ट्रॉल है तो हमारा हार्ट हेल्दी है। इससे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का लेवल हार्ट डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। हमारी बॉडी में स्टीरॉयड हार्मोन्स का फॉर्मेशन एड्रिनल कॉर्टेक्स, गोनेट्स और प्लेसेंटा द्वारा किया जाता है। इन तीनों लोकेशंस के द्वारा अलग अलग समय पर स्टीरॉयड हार्मोन्स का निर्माण अलग अलग क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के लिए किया जाता है। हमारी बॉडी में स्टीरॉयड हार्मोन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। इन्फ्लामेशन, इम्यून फंक्शन, साल्ट एंड वाटर बैलेंस, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आदि के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम द अमाउंट ऑफ ओरल विटामिन ए सॉल्यूशन एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन 1 to 6 years इज। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम के तहत ओरल विटामिन ए सॉल्यूशन की कितनी मात्रा 1 से 6 साल तक के बच्चों को दी जाती है। ऑप्शन ए 2 लाख यूनिट्स एवरी 6 months, ऑप्शन बी 1 लाख यूनिट एवरी 6 months, ऑप्शन सी 2 लाख यूनिट्स एवरी 1 year, ऑप्शन डी 1.5 लाख यूनिट्स एवरी ईयर। The correct answer is option 1, 2 lakh units every 6 months. Next question, according to WHO 6 month से लेकर 11 month की एज के दौरान 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए एज अ प्रोफाइलैक्सिस हम बच्चे को देते हैं। एग्जैक्टली देखा जाए तो बच्चे को विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस की पहली डोज 9 मंथ की एज पर दी जाती है और ये 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट की होती है। इस डोज के बाद हर 6 महीने के अंतराल से बच्चे को 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए दिया जाता है और ऐसा करते हुए कुल 9 डोज विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस के दौरान बच्चे को दी जाती है और इन 9 डोजेस के साथ ही बच्चे को कुल 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए दिया जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन UIP कब लॉन्च हुआ था? 1982, 1984, 85 या 87? करेक्ट आंसर ऑप्शन 3, 1985। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया में 1985 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमन हु हैज़ डिलीवर्ड अ बेबी अबव 4 kg वेट इज नॉर्मली स्क्रीन्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? किसी वुमेन को 4 किलो से ज़्यादा वेट का बेबी डिलीवर हुआ है, इसमें
किस डिजीज के डायग्नोसिस हेतु स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया जाएगा? मलेरिया, टाइफॉइड, जॉन्डिस या डायबिटीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डायबिटीज। जिन वुमेन्स में डायबिटीज़ होती है या गैस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, उनमें होने वाले बच्चे नॉर्मल बच्चों की तुलना में वजन में ज़्यादा और शारीरिक आकार में बड़े होते हैं। इन बच्चों को हम मैक्रोसोमिक बेबीज़ बोलते हैं। अगर किसी वुमेन में 2.5 से 3.5 किलो तक का बच्चा है तो ये नॉर्मल माना जाता है, और अगर 4 से ऊपर केजी का वेट बच्चे का है तो इसमें डायबिटीज़ होना सस्पेक्टेड रहता है। इसके लिए हमें स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट हेपेटाइटिस इज ट्रू? हेपेटाइटिस डिजीज के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, कैन लीड टू फुलफिलमेंट हेपेटाइटिस। ऑप्शन बी, hepatitis B is transmitted via blood product, urine and other body fluids. Option C, hepatitis C is transmitted by fecal-oral route only. Option D, mild in severity. The right answer is option B, Hepatitis B transmitted via blood product, urine and other body fluids. याद रखिएगा, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई ये सभी पांचों प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं। हेपेटाइटिस डिजीज़ में बेसिकली लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाती है। हेपेटाइटिस ए और ई दो प्रकार के हेपेटाइटिस हैं जो कि फीको ओरल रूट द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। यानी अगर कोई पर्सन कंटेमिनेटेड वाटर या कंटेमिनेटेड फूड को इनटेक करता है तो इसकी वजह से उसे हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई हो सकता है। बाकी बचे हेपेटाइटिस बी, सी और डी, ये तीनों ही ब्लड प्रोडक्ट, यूरिन और अदर बॉडी फ्लूइड द्वारा ट्रांसमिटेड होते हैं। हेपेटाइटिस सी को आप पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। यानी किसी पेशेंट को आपने कोई ब्लड प्रोडक्ट चढ़ाया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने के बाद इसे हेपेटाइटिस सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यूबॉर्न वेट 7 pound एट बर्थ। एट 6 months of age the infant could be expected to weight। जन्म के समय किसी बच्चे का वजन 7 पाउंड था, जो कि 6 महीने की उम्र पर कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। 14 पाउंड, 18 पाउंड, 25 पाउंड या 30 पाउंड। बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए थे। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। मान लीजिए जन्म के समय बच्चे का वजन है x। जब बच्चे की उम्र 5 महीने की होगी तब बच्चे का वजन जन्म के समय जितना वजन था उससे लगभग 2 गुना हो जाएगा। अगर आपसे 1 साल की उम्र पर बच्चे का वजन कितना होगा ये पूछा जाए तो आप बताएंगे जन्म के समय के वजन का लगभग 3 गुना यानी 3 टाइम्स। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 4 गुना बच्चे का वजन जन्म के वजन का किस एज पर होगा तो आप बताएंगे 2 साल की एज पर। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड अकॉर्डिंग टू मास्लोज हायरार्की। मास्लोज ऑफ हायरार्की से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस थ्योरी के अनुसार किसी भी पर्सन की हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड क्या होती है? फिजियोलॉजिक नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मास्लोज ऑफ हायरार्की को हम इस पिरामिड द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं
किसी भी पर्सन की सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है उसे हम फिजियोलॉजिक नीड के नाम से जानते हैं। फिजियोलॉजिक नीड के अंदर एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन आदि को इंक्लूड किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की ये सभी रिक्वायरमेंट्स पूरी होने के बाद उसका लेवल यहाँ से ऊपर होता है, यानी अब वो लेवल 2 में आ जाता है। लेवल 2 के अंदर अब उसे सेफ्टी और सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। पर्सन चाहता है कि वो उसे एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी हो, यानी उसकी जॉब फिक्स हो, उसके पास सभी साधन अवेलेबल हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो, उसे सोसाइटी में सिक्योरनेस फील हो, उसकी प्रॉपर्टी सेफ रहे। ये सभी सेकंड लेवल ऑफ नीड के अंदर आती हैं। अब इस पर्सन की जैसे ही ये सेकंड लेवल की नीड कंप्लीट होती है तो पर्सन अब थर्ड लेवल में आ जाता है। मास्लोस के थर्ड लेवल ऑफ हायरार्की में पर्सन को अब लव एंड बिलोंगिंग्स की फीलिंग होती है, यानी पेशेंट चाहता है कि उसे अपने आसपास के लोगों से सोसाइटी में लव मिले, उसकी फ्रेंडशिप अच्छी हो, फैमिली रिलेशंस अच्छे हों, सेंस ऑफ कनेक्शंस हो, इंटीमेसी हो। ये सभी लेवल 3 की नीड्स होती हैं। अब इस पर्सन की जैसे ही थर्ड लेवल की नीड्स कंप्लीट होती हैं वो लेवल 4 के अंदर आ जाता है और लेवल 4 के अंदर उसे एस्टीम नीड की आवश्यकता फील होती है। एस्टीम नीड का मतलब है वो चाहता है कि उसे परिवार में, समाज में सभी जगह रेस्पेक्ट मिले, उसका एक सोशल स्टेटस हो, लोग उसे माने, उसकी तारीफ करें, उसकी स्ट्रेंथ्स को अच्छा बताएं, उसे कुछ भी कर पाने की फ्रीडम हो। ये सभी एस्टीम नीड के अंदर आती हैं। अब जैसे ही इस पर्सन की एस्टीम नीड फुलफिल होती हैं तो ये नेक्स्ट लेवल में मूव कर जाता है, जो कि मास्लोज ऑफ हायरार्की का सबसे ऊपर का टॉप लेवल माना जाता है। और इसे ही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। इसे आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के नाम से जानते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन। एक ह्यूमन बीइंग, एक पर्सन, एक इंसान जो बेहतर से बेहतर कर सकता है उसे कर पाने की इच्छा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहलाती है और अब पर्सन इसे अचीव करना चाहता है। इस प्रकार से मास्लो ने 5 लेवल दिए थे जिससे होते हुए पर्सन अपने लाइफ में आगे बढ़ता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बेस्ट साइट फॉर डीपीटी इम्यूनाइजेशन। डीपीटी वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने के लिए बेस्ट साइट कौन सी मानी जाती है? वेस्टस लेटरालिस, डेल्टॉइड, डॉर्सोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल एरिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वेस्टस लेटरालिस मसल। Vastus lateralis, located at the medial lateral thigh, is the most common site for IM injection in infants or newborn. अगर किसी बच्चे की उम्र 3 साल या इससे कम की है तो जितने भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस आप लगाते हैं उन्हें वेस्टस लेटरालिस मसल्स पर ही लगाते हैं। वेस्टस लेटरालिस मसल बच्चे के थाई एरिया में यानी जांग वाले एरिया में मौजूद होती है। न्यूबॉर्न बेबीज़ में वेस्टस लेटरालिस मसल को सेलेक्ट करने का सबसे बड़ा कारण है कि जन्म के बाद शुरुआती दिनों में यही शरीर की एकमात्र ऐसी मसल होती है जो कि डेवलप्ड हो चुकी होती है। इसके अलावा कहीं भी मसल्स डेवलप्ड नहीं होती। सो ऑलवेज रिमेंबर, प्रिफर्ड साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन in a newborn or infant is in thigh called vastus lateralis. Next question, stiffness occurs to the body after death known as। किसी भी पर्सन की डेथ के बाद उसकी बॉडी में स्टिफनेस आती है, अकड़न आती है। इस स्टिफनेस को आप किस नाम से जानते हैं? एल्गर मॉर्टिस, लीवर मॉर्टिस, राइगर मॉर्टिस, टार्डिव स्पॉट्स।
द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राइगर मॉर्टिस। आइए इन सभी टर्म्स को वन बाय वन डिस्कस कर लें, इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली टर्म है एल्गर मॉर्टिस। एल्गर मॉर्टिस का मतलब है डिक्रीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर। डेथ के बाद डेड बॉडी का टेम्परेचर कम होना एल्गर मॉर्टिस कहलाता है, ऑल्गर मॉर्टिस कहलाता है। इसके बाद सेकंड टर्म आती है लीवर मॉर्टिस। लीवर मॉर्टिस का मतलब है डिस्कलरेशन ऑफ स्किन आफ्टर डेथ। डेथ बॉडी में स्किन का कलर चेंज होना लीवर मॉर्टिस कहलाता है। फिर आती है टर्म राइगर मॉर्टिस। राइगर मॉर्टिस इज स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी दैट अकर्स आफ्टर 2 to 4 hours आफ्टर डेथ। डेड बॉडी में 2 से 4 घंटे बाद स्टिफनेस आती है, अकड़न आती है। इसे हम राइगर मॉर्टिस नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा, न्यूज़ में देखा होगा, कई बार जब डेड बॉडी को आखिरी काम के लिए लेकर जा रहे होते हैं तो अचानक से डेड बॉडी उठकर बैठ जाती है और लोग फिर उसे छोड़कर भागते हैं कि भूत आ गया। लेकिन एक्चुअल में वो राइगर मॉर्टिस कंडीशन ही होती है जिसमें पर्सन की बॉडी में मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है और इस खिंचाव के कारण वो उठकर बैठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शुड द फर्स्ट डोज ऑफ टैबलेट माला एन बी इनिशिएटेड। माला एन की पहली डोज किस समय लेनी चाहिए। ऑप्शन ए 7th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 10th डे और 21st डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। The right answer is option B, 5th day of menstrual cycle. टैबलेट माला एन 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट करना सही माना जाता है, सेफ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कौन सा वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माना जाता है। हेपेटाइटिस बी, टेटनस, रूबेला, पर्टुसिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, रूबेला। प्रेग्नेंट क्लाइंट हो या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन हो, इसे हम कभी भी कोई भी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन नहीं देते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान सभी लाइव वैक्सीन्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूरल हेल्थ स्कीम वाज लॉन्च्ड इन। रूरल हेल्थ स्कीम कब लॉन्च की गई थी। 1962 में, 63 में, 72 में या 77 में। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इन 1977। रूरल हेल्थ स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड्स ओवर द होल वर्ल्ड इट इज रेफर्ड एज। जब कोई बीमारी अचानक पूरी दुनिया में फैल जाए तो इसे आप क्या कहेंगे। एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक, स्पोरेडिक। The right answer is option C, it is pandemic. कोविड-19 इसका सबसे सही एग्जाम्पल है जो कि पूरी दुनिया में लोगों को बीमार कर रहा है। एंडेमिक वह डिजीज होते हैं जो कि किसी निश्चित जियोग्राफिकल एरिया में लंबे समय से प्रेजेंट रहते हैं, एंड नहीं होते हैं। एपिडेमिक वह कंडीशन है जिसमें किसी डिजीज़ का सडन आउटब्रेक होता है और स्प्रेडिंग एरिया कोई लिमिटेड नहीं होता, यानी किसी निश्चित क्षेत्र पे ना होकर ये अपने एरिया को निरंतर बढ़ाता रहता है। ऐसा डिजीज़ एपिडेमिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोकोबालामाइन इज कॉल्ड एज। साइनोकोबालामाइन किस विटामिन का दूसरा नाम है। विटामिन B2, B3, B6, B12।
The right answer is option D, विटामिन B12। विटामिन बी के टोटल 7 फॉर्म्स मार्केट में आते हैं, हेल्थ सेक्टर में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके नाम और इनकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज़ हर एग्ज़ाम में लगभग यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आइए सभी विटामिन बी के टाइप्स, इनके अदर नेम और इनसे होने वाली डिजीज़ कंडीशन को क्विकली रिवाइज कर देते हैं। मैं आपसे विटामिन का नाम पूछूंगा, आपको बताना है, रिवाइज करना है। विटामिन B1, यस इट इज कॉल्ड थायमीन, और इसकी कमी से बेरी बेरी डिजीज होता है। विटामिन B2, यस इट इज कॉल्ड राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से चिलोसिस डिजीज होता है। चिलोसिस में बेसिकली आपके जो होठों के साइड वाला एरिया है, माउथ के कॉर्नर वाला पार्ट है, यहाँ पर अल्सरेशन हो जाता है। और नेक्स्ट आता है विटामिन B3, वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन B3 को आप नियासिन के नाम से जानते हैं, और इसकी कमी से पेलेग्रा नामक डिजीज़ हो जाता है। पेलेग्रा डिजीज़ 4D सिम्टम वाला डिजीज़ है। इसमें डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डेथ इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन B5, यस इट इज़ कॉल्ड पेंटोथेनिक एसिड। अगर विटामिन B5 की शरीर में कमी हो तो बर्निंग फुट सिंड्रोम हो जाता है, पेशेंट के पैरों में जलन रहती है। नेक्स्ट आता है विटामिन B6। विटामिन B6 को आप पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं, और इसकी कमी होने पर पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, यानी पेरिफेरल न्यूरॉन्स से रिलेटेड डिजीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन B7। विटामिन B7 को बायोटीन के नाम से जानते हैं, और इसकी कमी होने पर हेयर लॉस हो सकता है, ब्रिटल नेल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B9 की। विटामिन B9 को हम फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं, और प्रेगनेंसी के दौरान इस विटामिन की कमी होने पर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेटिवली पूछा जाता है। विटामिन B9 की कमी से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है लास्ट विटामिन बी का टाइप, विटामिन B12, जिसे आप कोबालामीन या साइनोकोबालामीन के नाम से भी जानते हैं। इस विटामिन की कमी होने से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया इसकी कमी होने से पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। विटामिन B9 की कमी से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, और विटामिन B12 जिसे आप साइनोकोबालामीन के नाम से जानते हैं, इसकी कमी होने पर पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a newly gravid client calls the clinic and tells the nurse that she forget to take her oral contraceptive this morning. Which of the following should the nurse instruct the client to do? किसी नली ग्रेविड क्लाइंट का आपके क्लिनिक पर कॉल आता है, और वो आपसे कहती है कि वो आज सुबह ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट लेना भूल गई है। इस सिचुएशन में आप उसे क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? ऑप्शन 1, टेक द मेडिकेशन इमीडिएटली, आप इस मेडिसिन को तुरंत लें। ऑप्शन बी, रीस्टार्ट द मेडिकेशन इन द मॉर्निंग, आप कल से इस मेडिसिन को वापस मॉर्निंग में शुरू करेंगे। ऑप्शन 3, यूज़ अनदर फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर 2 वीक्स, किसी और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल करेंगे अगले 2 सप्ताह के लिए। या फिर टेक 2 पिल्स टुनाइट बिफोर बेड टाइम, आप आज रात को सोते समय 2 पिल्स ले लेंगे। What is the exact instruction that you will give a client who just forget to take oral contraceptives this morning?
The right answer is option 1, take the medication immediately. अगर कोई क्लाइंट एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेना भूल जाता है तो इसमें इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। जैसे ही क्लाइंट को याद आए तुरंत वो इस मेडिसिन को ले ले और जो शेड्यूल चल रहा है उसे ही चलने दे। अगर कोई क्लाइंट एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना चाहता है तो वो अपने मेल पार्टनर से अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल करने के लिए कह सकता है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल क्लीनिंग द आई इट हैज़ टू बी क्लीन फ्रॉम। किसी क्लाइंट की आईज को क्लीन करते समय आपको किस डायरेक्शन में इसे क्लीन करना चाहिए? इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, आउटर कैंथस टू इनर कैंथस, मिडिल ऑफ आई टू आउटर कैंथस या फिर मिडिल ऑफ आई टू इनर कैंथस? The right answer is option A, inner canthus to outer canthus. Cleaning has to be done from more clean to less clean area, so inner canthus to outer canthus. जब भी हम किसी एरिया को क्लीन करते हैं तो हमेशा जो क्लीनिंग की डायरेक्शन है वो मोर क्लीन एरिया से लेस क्लीन एरिया की तरफ होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये आपका पेशेंट है और ये इसकी आइज़ हैं, तो आपको इस पेशेंट की, इस क्लाइंट की आइज़ को क्लीन करते समय इनर कैंथस से आउटर कैंथस की डायरेक्शन में मूव करना है। अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, दिस इज़ द एग्जैक्ट एंड राइट डायरेक्शन ऑफ क्लीनिंग द आई। आँखों का जो अंदर वाला एरिया होता है इनर कैंथस होता है, इसे हम आउटर कैंथस की तुलना में मोर क्लीन मानते हैं। सो इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन आंगनवाड़ी वर्कर पोस्टेड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ। किसी आंगनवाड़ी वर्कर को कितनी आबादी पर अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, ज्वाइनिंग दी जाती है? 1000, 100, 10,000, 10 lakh? The right answer is option A, 1000। आंगनवाड़ी वर्कर को ICDS प्रोग्राम के तहत अपॉइंटमेंट मिलता है और हर 1000 की आबादी पर एक आंगनवाड़ी वर्कर को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल ऑफ 10 इज यूज्ड फॉर। रूल ऑफ 10 का इस्तेमाल किस सिचुएशन में किया जाता है? क्लेफ्ट लिप, इन्फरफोरेटेड एनस, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला या फिर कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्लेफ्ट लिप। आइए जान लेते हैं रूल ऑफ 10 क्या है। रूल ऑफ 10 को आप मिलार्ड्स क्राइटेरिया के नाम से भी जानते हैं और इसका इस्तेमाल किसी भी क्लेफ्ट लिप से सफरिंग बच्चों में वो क्लेफ्ट लिप रिपेयर ऑपरेशन के लिए तैयार है या नहीं, इस चीज़ के असेसमेंट में किया जाता है। रूल ऑफ 10 के अनुसार बच्चे की जो एज है वो कम से कम 10 वीक होनी चाहिए, बच्चे का वज़न 10 पाउंड होना चाहिए, बच्चे में WBC 10,000 होनी चाहिए और बच्चे का हीमोग्लोबिन 10 ग्राम होना चाहिए। अगर कोई भी बच्चा ये 4 रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता है तो हम कह सकते हैं मिलार्ड क्राइटेरिया के अनुसार ये बच्चा फिट है और इसमें क्लेफ्ट लिप की सर्जरी की जाती है। क्लेफ्ट लिप जनरली जो अपर लिप है वो पूरी तरह से कंटिन्यू नहीं होता, इंटैक्ट नहीं होता, उसमें ब्रेकडाउन होता है, कट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट वाज पास्ड इन। फूड अडल्ट्रेशन एक्ट कब लागू किया गया था? 1954, 58, 55, 53?
The right answer is option A 1954. फूड अडल्ट्रेशन का मतलब है कि किसी भी खाने पीने की चीज़ में फूड कंटेंट के अलावा कोई ऐसी चीज़ मिला दी जाए जिससे पर्सन की हेल्थ प्रभावित हो, हेल्थ पर बुरा इम्पैक्ट पड़े, तो इसे हम फूड अडल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। सिंपल उदाहरण, अगर कोई पर्सन दूध में पानी मिलाकर बेचता है तो ये फूड अडल्ट्रेशन का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन। फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? 1955, 53, 58 या 54? The right answer is option A. फाइलेरिया डिजीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। इसे हम फील पाँव या एलिफेंट लेग या हाथी पाँव डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्लाइंट के जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, लेग हैं, उनका साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, वाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 7-year-old child is admitted to hospital with the medical diagnosis of acute rheumatic fever. Which of the following laboratory blood findings confirm that the client has had a streptococcal infection? किसी 7 साल के बच्चे को हॉस्पिटल में एक्यूट रिमेटिक फीवर के डायग्नोसिस द्वारा एडमिट किया गया है। आपको नीचे बताए ऑप्शंस में से उस लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट या ब्लड फाइंडिंग को बताना है जो कि इस बच्चे में स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को कंफर्म करता हो। ऑप्शन 1 हाई ल्यूकोसाइट काउंट, ऑप्शन बी लो हीमोग्लोबिन काउंट, ऑप्शन सी एलिवेटेड एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन, ऑप्शन 4 लो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। The right answer is option 3 elevated antibody concentration. आइए रैशनल को जान लेते हैं। Exactly why rheumatic fever follows a streptococcal infection is not known, but it is theorized that antigen-antibody response occur to an M protein present in certain strains of streptococci. किसी भी क्लाइंट में रिमेटिक फीवर के बाद स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन क्यों होता है, इसका एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चल सका है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि स्ट्रेप्टोकोकल रिमेटिक फीवर होने के बाद एंटीजन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स देखा जाता है और इससे इसकी अकरेंस कंफर्म होती है। द एंटीबॉडीज डेवलपमेंट बाय द बॉडी अटैक सर्टेन टिश्यू सच एज हार्ट एंड जॉइंट। हमारी बॉडी के द्वारा इस डिजीज़ के बाद कुछ स्पेशल एंटीबॉडीज़ तैयार किए जाते हैं जिनके द्वारा हार्ट और जॉइंट्स को प्रभावित किया जाता है, उन पर अटैक किया जाता है। एंटी ओ टाइटर फाइंडिंग शो एलिवेटेड और राइजिंग एंटीबॉडी लेवल। जब इन क्लाइंट में एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर किया जाता है तो इसका लेवल हमें बढ़ा हुआ मिलता है और ये हमें एंटीबॉडीज़ के लेवल को बढ़ना बताता है। द ब्लड फाइंडिंग इज मोस्ट रिलायबल एविडेंस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। ये जो एंटीबॉडी एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर है, ये बेस्ट फाइंडिंग मानी जाती है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेंट्स ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड इन्फेंट आर एनकरेज्ड टू स्टे विद देयर चाइल्ड टू हेल्प इट डिक्रीज। किसी हॉस्पिटल में इन्फेंट के साथ उसके पेरेंट्स को क्यों रुकने के लिए अलाउ कर दिया जाता है? प्रॉब्लम विथ अटैचमेंट,
को कम करने के लिए, सेपरेशन एंजाइटी को कम करने के लिए, रिस्क ऑफ इंजरी को कम करने के लिए, या फेलियर टू थ्राइव? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इन्फेंट्स, यानी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 1 साल से कम है। अगर इसे किसी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो इस बच्चे में सेपरेशन एंजाइटी ना हो, माता पिता से अलग होने के कारण जो चिंता है, डर है, वो एंजाइटी ना हो, इसे कम करने के लिए मदर को इस बच्चे के साथ हॉस्पिटल में स्टे करने हेतु अलाउ कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a newborn baby skin covered with white sticky material which is known as, किसी न्यूबॉर्न बेबी के शरीर पर सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, उसे आप क्या कहते हैं? मंगोलियन स्पॉट, लैन्यूगो, मीलिया, या वर्निक्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इट इज कॉल्ड वर्निक्स। Vernix caseosa, also known as vernix. It is a waxy cheese-like white substance found coating on the skin of newborn human babies. न्यूबॉर्न ह्यूमन बेबीज़ की स्किन पर सफ़ेद चिपचिपा चीज़ लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, इसे हम वर्निक्स कैसियोसा के नाम से जानते हैं। वर्निक्स कैसियोसा बेसिकली बच्चे की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ये कवरिंग प्री मैच्योर बेबी में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी और जैसे जैसे बच्चा टर्म पर पहुंचता है ये कम होने लगता है और पोस्ट टर्म बेबीज़ में इसकी मात्रा और भी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। इन सभी में से फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, इसे आपको आइडेंटिफाई करना है। ए डी ई के, ए डी बी सी, बी डी सी के, ए बी सी डी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए डी ई के। अगर आपसे फैट सॉल्युबल विटामिन के नाम पूछे जाएं तो आप बताएंगे टोटल 4 फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, ए डी ई और के। इसे आप ए डी ई के या फिर के ई डी ए कीड़ा के नाम से याद रख सकते हैं। इसके अलावा विटामिन का सेकंड टाइप है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का मतलब है ऐसे विटामिन जो कि पानी में घुल जाते हैं और इसके एग्जाम्पल हैं विटामिन बी और विटामिन सी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।